मैं स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत अमीर औरत के घर ड्राइविंग करता था। इस औरत की बेटी को कहीं भी जाना होता तो वह मेरे साथ ही जाती थी। मैंने आज तक इस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर समय अपना चेहरा एक रुमाल से कवर किए रहती थी और आंखों पर भी काला चश्मा लगाए होता था। एक दिन मैं उसकी बेटी को बाजार लेकर गया तो वापसी पर वह मेरे साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी, क्योंकि ऐसा आज पहली बार हुआ था, वरना आज से पहले वह हमेशा पीछे वाली सीट पर ही बैठती थी। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब उस लड़की ने चलती गाड़ी पे मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। उसकी इस हरकत से मुझे पसीने आने लगे। आज वह लड़की मुझे किसी और ही नज़र से देख रही थी। उसने देखते ही मुझे खुद को शर्म महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी और जल्दी से घर पहुंच गया। मैं अपने कमरे में बैठकर उस लड़की के आज की हरकत के बारे में सोच रहा था कि उसकी माँ ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और जो बात उसने मुझसे कही वह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। वह मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दौलत दूंगी, और अगर तुमने मेरी बेटी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं उसकी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन अपनी गरीबी और इस औरत की धमकी से डरकर मैंने उसकी बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसने मुझसे यह भी कहा, अगर तुम चाहो तो 2 महीने बाद मेरी बेटी से डिवोर्स दे देना। बस यही सोचकर मैंने शादी के लिए म- मगर शादी की रात उस लड़की ने मेरी हालत ही खराब कर दी। मेरी तो आत्मा ही कांप गई जब उस लड़की ने मुझे स्विट्ज़रलैंड आए हुए 1 महीने होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई अच्छा नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे यहाँ आने का किस्सा भी अजीब था। अगर मैं किसी को बताऊं तो वह मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरे घर पर मेरी जवान बहनें बिन ब्याह बैठी थी और उनकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। उनकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास दहेज का इंतज़ाम नहीं था। इस दिन मैं सड़क पर एक परेशान बैठा था। एक आदमी बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आया और कहने लगा, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वह कहने लगा, मैं तुम्हें नौकरी देने आया हूँ, अगर तुम मेरी बात पर सुनना नहीं चाहते तो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा, ठीक है, रुक जाओ, मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था कि यह आदमी कोई फ्रॉड तो नहीं। लेकिन वह आदमी कहने लगा कि फ़िक्र मत करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विदेश भिजा दूंगा और वहाँ तुम अब मेहनत करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं विदेश जाने के बारे में सुनकर फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इस आदमी की पूरी बात सुन लेता हूँ, क्या पता उसे भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा हो। लेकिन वह आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछ ही लिया, ना ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। वो कहने लगा, मैं ऐसे ही रोज़ किसी गरीब की मदद कर दिया करता हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे वो उस पर शक हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। कुछ दिनों पहले ही बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपनी एक नौकरी गंवा बैठा था। मैंने भगवान का नाम लिया और इस आदमी के साथ चल गया। वह मुझे अपने साथ लेकर एक बड़े से बंगले पर आ गया। मुझे वह बड़े से कमरे में बैठाकर खुद चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसने हाथ में कुछ पैसे थे। वह पैसे मुझे देकर कहने लगा, लो, तुम ये अपना पासवर्ड बनवा लो, कुछ दिनों बाद में तुम्हें टिकट मिल जाएगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर ऐसे भी मेहरबान हो सकती है। मैं उसी समय पैसे लेकर वहाँ से आ गया। अगले दिनों में कुछ दिनों बाद मैंने पासपोर्ट बनवा लिया।
पासपोर्ट बनवाने के बाद मैं उस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट थमा दी और साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया और कहने लगा कल तुम्हारी फ़्लाइट है और वहाँ जाकर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने घर वालों को बताकर स्विट्ज़रलैंड आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब मैंने वह नंबर अपनी जेब में देखा तो मुझे नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि वह नंबर खो दिया है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं क्या करूँगा? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता था। पता नहीं वह आदमी कौन था जिसने मुझ पर एहसान करके मुझे यहाँ भेजा था। मेरे पास उस आदमी का कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन अब मैं वहाँ आकर फंस गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। पहले मैंने यहाँ मेहनत मजदूरी शुरू करी ताकि अपने पेट की भूख मिटा सकूँ। मुझे आए तीसरे महीने होने वाला था, लेकिन मैंने अभी तक अपने घर में 1 रुपये भी नहीं भेजा था। मेरे लिए तो यह अपना पेट पालना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। शायद भगवान और मेरे ऊपर तरस आ गया और मेरी अच्छी किस्मत थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और मालिक की नौकरी दे दी। अब मुझे वहाँ तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और वहाँ मालिक के एक रिश्तेदार औरत वह अक्सर उनके घर पर आती और वह तब तक भी आ नहीं जाती जब तक मुझे घूर कर देखती। उनकी यह बात नोटिस करता था। एक दिन मेरे मालिक ने मुझसे रिश्तेदार और औरत के घर भेज दिया। कहने लगा आज से तुम वहीं पर काम करोगे और उनके घर पर ड्राइविंग करोगे। औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। इस औरत ने मुझे रहने के लिए कमरा भी अच्छा दिया था, लेकिन यहाँ के बाकी नौकर क्वार्टर में रहते थे। सिर्फ मुझे ही अलग कमरा दिया था। इस औरत की एक जवान बेटी थी। जब वह कहीं जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वह खुद को एक चादर से ढक कर रखती थी। उसका चेहरा भी एक रुमाल से ढका हुआ होता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मुझे इस औरत की बेटी की हरकतें मुझे अजीब सी लगने लगी। वह मेरे साथ कहीं जाती तो गाड़ी में मेरे साथ आगे बैठ जाती और बहाने बना के मेरे करीब आने की कोशिश करती। मेरा हाथ पकड़ लेती, लेकिन मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता, उससे कहीं कुछ नहीं कहता। एक दिन इस औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझसे कहने लगी अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने उससे कहा कि मुझे लाखों रुपये चाहिए। मुझे उनके दहेज का सामान लाना है, क्योंकि मेरी 2 जवान बहनें हैं और मुझे दोनों की शादी करनी है। और आजकल का माहौल तो आप जानते हो, लड़के वालों को तो डिमांड पूरा नहीं होते। वह कहने लगी तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, जिससे तुम अपनी बहनों की शादी धूमधाम से कर सकोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है और वह शर्त यह है कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। उनकी यह शर्त सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बल्कि मुझे तो उनकी बेटी के अच्छी नहीं लगती थी और वैसे भी अपने देश में ही शादी करना चाहता था, क्योंकि वहाँ एक लड़की पसंद थी। फिर जब मैंने उस औरत से शादी के लिए मना किया दिया तो उस औरत ने मुझे धमकी दे डाली। वह कहने लगी तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मजबूरी में शादी के लिए तैयार हो गया। इस औरत ने मेरे सामने नोटों की गड्डियाँ रख दी और कहने लगी असल बात यह है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो। वह तुम्हें बहुत सारी दौलत और शोहरत देगी। तुम जो मांगोगे वह तुम्हें देगी। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश में गुजारोगे। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम शादी से पहले उसका चेहरा नहीं देख सकते। शादी के बाद तुम उसका चेहरा देखोगे। यह शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर इतने सारे पैसे देकर मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं ज़रूर उससे शादी करूंगा, क्योंकि उसके बदले में वह मेरी ज़िंदगी बदल देगी। मेरी बहनों की भी शादी हो जाएगी। अब मेरे पास मना करने के लिए कोई वजह नहीं थी। मुझे ढेर सारे पैसे और ऐशो आराम मिल रहे थे और इतने सारे पैसे के बदले अगर मुझे किसी बदसूरत या किसी अपाहिज लड़की से भी शादी करनी पड़ी तो उससे शादी कर लेता। यह घाटे का सौदा नहीं था और मैंने उस औरत से बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर हिंदुस्तान भिजवा दिए ताकि मेरी बहनों की शादी जल्द से जल्द हो सके। इससे सारे केस में एक बात पर मुझे शक हो रहा था, इस औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी और दूसरी बात यह कि मुझे ही अपनी बेटी शादी क्यों करना चाहती थी। कोई वह
तो वजह ज़रूर थी जो वह मुझसे छुपा रही थी। बात सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो गया। एक दिन वह औरत कहने लगी, हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है। वह शादी से पहले ही यहाँ आएगी, लेकिन तुम उसका चेहरा शादी के बाद देखोगे। इस औरत ने बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी मासी के पास दूसरे शहर देश चली गई हैं। वह आएगी, उसी दिन तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। मुझसे कहने लगी कि औरत हमारी शादी बहुत सादगी से करवाएगी, लेकिन उस औरत ने तो इतनी धूमधाम से कराई कि तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं हैरान रह गया। सारे फंक्शन इतने ज़बरदस्त थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और फंक्शन भी हो रहा था, लेकिन इसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। अब मुझे शक हो रहा था कि क्या बिल्कुल शादी के समय पर आएगी। और यह हुआ बारात वाले दिन। सुबह सुबह मैं अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था, एक बड़ी सी गाड़ी से एक लड़की निकलकर अंदर में चली गई और हमेशा की जैसे उसका चेहरा ढका हुआ था। इस औरत की बेटी थी जो अब मेरी पत्नी बनने वाली थी, मगर उससे आज भी अपने चेहरे का रुमाल ढका हुआ था। यह सब कुछ देखकर मैं हैरान था कि सोचा कि चलो जो भी अब शादी के कुछ ही समय बचा है और शादी के बाद यह राज भी खुल जाएगा। अब मुझे शादी का इंतज़ार था। मैंने अपने घर इस शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने सोचा कि पता नहीं यह शादी कितने दिन तक चलेगी। मैं अपने घर वालों को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। शादी हो गई और शादी के बाद दुल्हन को अपने कमरे में भिजवा दिया। मैंने बहुत बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया। जैसे ही उसका चेहरा देखा मेरे होश उड़ गए और औरत कोई औरत ने कहा कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराऊंगी, मगर यह दुल्हन के रूप में जो लड़की मेरे सामने बैठी है वह कोई और लड़की नहीं थी, बल्कि वह तो मेरे चीख निकलते रुक गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था और एकदम से मेरे सामने पूरा अतीत आ गया था जब मेरी हिंदुस्तान था। मेरा नाम सुरेश है और मैं एम करने के बाद नौकरी के लिए मारा सड़कों पर धूल छान रहा था। हर जवान की तरह मेरा भी हिंदुस्तान से बाहर रहने का सपना था। मोबाइल पर बाहर रहने वाले ज़िंदगी वीडियो देख देख कर मैं अपने सपनों को खो गया था कि काश मेरा किसी बाहर देश में वीज़ा लग जाए और वहीं रहने वा चला जाऊँ। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझसे छोटी 5 बहनें और कभी-कभी मुझे अपने माता-पिता पर बहुत गुस्सा आता था कि उन्हें इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपने ऊपर और अपने घरवालों के हालात और हमारी गरीबी को देख लेना चाहिए था। क्या था अगर हम बच्चे पैदा कर लेते तो कम से कम मेरी ज़िंदगी तो आसान होती। घर का बड़ा बेटे होने के नाते मेरी कमज़ोरी के कंधों बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। मैं एमए करने के बाद नौकरी करनी शुरू कर दी थी। सुबह मैं कॉलेज जाता और शाम को जॉब करता। ऐसे ही मैंने पढ़ाई की कंप्लीट कर ली और फिर नौकरी के लिए सड़कों की धूल चाहनी शुरू कर दी। लेकिन आज के समय नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी मेहनत के बाद और मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की जॉब मिली और सैलरी भी अच्छी थी, इसलिए कामों से वहाँ काम करने लगा। सुबह 7 बजे से अपनी अपनी नौकरी पर चला जाता और साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने चला जाता और कभी दोपहर को 2 बजे तो कभी शाम को 5 बजे मैडम को ऑफिस से घर वापस लाता। मुझे इसके अलावा और कुछ काम नहीं था। बाकी समय मैं फ्री रहता था क्योंकि मेरे काम सिर्फ साहब की बेटी को ऑफिस छोड़ने जाना और लेने जाना का था। साहब की बेटी ने हमेशा अपना चेहरा कवर किया रहता था। मैंने कभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मुझे देखने की कोई ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ अपनी काम करने जाता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी हरकत की वजह से मैं इस नौकरी से निकाला जाऊं, क्योंकि मैं इस घर में के हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ दिन भी बैठकर खा सकूं। मेरे दोस्त मुझे समझाते अपनी मालकिन की बेटी को अपने प्यार में जाल में फंसा ले, क्योंकि यह एक करोड़पति बाप की बेटी है और तुम भी कुछ अच्छे काम स्मार्ट नहीं हो। अगर उसे एक बार पसंद आ गए तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी मौज में कटेगी। उनकी बात मेरे बार कभी कभी सोचता कि मेरे दिल पर यह ख्याल आता था कि ऐसा करूं, क्योंकि यह अमीर होने के शॉर्टकट और बहुत आसान तरीका था। लेकिन अपने डर की वजह से अपने मालकिन की बेटी से नज़र नहीं उठा सकता था। इस लड़की ने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद यह गूंगी है, क्योंकि महीने के बीच में उसे बात कभी नहीं की थी। सुना था
मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम खुद ही बात करने की शुरुआत कर लिया करो, क्या पता वह जवाब दे दे। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत से उसके बात करने की कोशिश की और पूछा, मैडम मुझे कल छुट्टी चाहिए, कल आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊँगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैंने सोचा कि वह मुझसे कुछ तो पूछेगी कि छुट्टी क्यों करनी है, क्या वजह है, क्या तुम्हें काम है। लेकिन उसने तो मुझे एक शब्द भी नहीं कहा और सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैंने सोचा कि क्यों इस पत्थर दिल लड़की से अपना सर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी सूरत में मेरी जाल में फंसेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी कर ली क्योंकि मैं मैडम से छुट्टी की बात कर चुका था। अब मेरे पास छुट्टी की करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने सोचा अगर छुट्टी कर ली तो अगले दिन जाऊँगा तो वह मुझसे पूछेगी कि कल तुम्हें क्या काम था। लेकिन उसने मुझसे पहले अपने पिता ने मुझसे पूछ लिया कि कल तुम कहाँ गायब हो गए थे, आए क्यों नहीं। मैंने कहा, साहब जी कल घर पर नहीं था, मैडम साहिब को बता दिया था, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसी वजह से मैं कल नहीं आ सका। साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेने तो मुझे ज़रूर बता कर जाना। मेरी बेटी से तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है, आगे से यह बात ध्यान रखना। मैं उनकी बात पर हैरान होकर सोचने लगा, साहब अपनी बेटी से इस कदर नाराज़ क्यों रहते हैं। मैंने कभी भी उनको मैडम से प्यार करते हुए नहीं देखा था। एक दिन घर के पुराने नौकर से मालूम हुआ कि वह साहब की बेटी नहीं बल्कि साहब के भाई की बेटी है। उसका नाम पायल है, लेकिन सब उसे सेजल मैडम कहते हैं। वैसे तो वह किसी और देश में रहती है, मगर साल में कुछ महीने यहाँ गुजारती हैं। साहब को उनके काम बहुत ज़्यादा नफ़रत है, मगर वह उसे कुछ कहते नहीं हैं। मैंने आज तक उसका ध्यान से नहीं देखा था कि वह कहाँ जाती है और क्या काम करती हैं। मैं सिर्फ उसे उतार कर अपनी वापस गाड़ी में लेकर आ जाता था। अगले दिन मैंने जिस ऑफिस के सामने उसे छोड़ा था, मैंने वहाँ कोई बोर्ड पर उसे पढ़ा दे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह कोई सेंटर था जो किन्नरों को देखभाल के लिए बनाया गया था। वह लड़की उसी सेंटर में अंदर गई। मैंने गाड़ी कुछ दूर के फासले में खड़ी कर दी। कुछ देर बाद किन्नर वहाँ से बाहर निकले तो मैंने एक आदमी से पूछा, यहाँ की मालकिन कौन है। तो उसने मुझे बताया कि सेजल मैडम हैं, बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और वह बहुत अमीर हैं और एक बहुत अच्छी लड़की हैं। यहाँ पर किन्नर को पढ़ाने आती हैं। और उसने बहुत इम्प्रेशन हुआ। सोचा यह सेजल मैडम इतनी अच्छी हैं कि किन्नरों का कितना ख्याल रखती हैं। अब वह मुझे सच में बहुत अच्छी लगने लगी। मेरे धीरे धीरे उनसे बात करनी शुरू कर दी ही। कुछ दिनों में वह मेरे साथ घुल मिल हो गई। अक्सर वो बातचीत होती रहती। अब वह गाड़ी में बैठते अपना चेहरा अपने रुमाल हटा लिया करती और पूरे रास्ते हमारी बातें होती रहती। मुझे भी उनके चाचा की तरह उनका किन्नर के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उसे यह बात नहीं कर सकता था। वह मुझे लगने लगा कि वह भी दिल ही दिल मुझे पसंद करने लगी हैं। वह बहुत जल्दी मुलाकात की खबर साहब की यानी सेजल मैडम के चाचा की नज़र में आ गई। एक दिन मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि सेजल असलियत में क्या है। अगर तुम सेजल की असलियत जान जाओगे तो उल्टे पाँव यहाँ से भागोगे। उसने मिलना तो दूर, उसका चेहरा भी नहीं देखना पसंद करोगे। मैंने उससे कहा कि क्या सच्चाई है सेजल मैडम, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। मालकिन मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे और कहने लगे कि लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। वह ना कोई मर्द है और ना कोई औरत बल्कि तीसरी जाति से ताल्लुक़ रखती है। तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो। यह सुनकर तो मेरे सर का पूरा आसमान टूट पड़ गया। सोचने लगा कि मुझे सेजल का उन लोगों के अलावा देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि उसकी सच्चाई क्या है। जब वह उन लोगों के साथ होती है तो यही लगता है कि वह भी उन्हीं लोगों का एक हिस्सा है, मगर मैंने कभी उस पर शक करने का नहीं सोचा था। इस आदमी ने मुझे सच ही कहा था कि सेजल की सच्चाई सुनकर उल्टे कदमों से भाग गया। सेजल से हर तरह का रिश्ता नाता मैंने ख़त्म कर लिया था। अब मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा क्योंकि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उसकी सच्चाई जानने के बाद मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मैंने वह नौकरी भी छोड़ दी थी, लेकिन वह नौकरी छोड़कर मेरी जगह जगह ठोकर खाई। बहुत कठिनाइयों के बाद मेरी किस्मत पर मुझे मेहरबान हुए और स्विट्ज़रलैंड चला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बरोटरी
ट्रिप में यहाँ लिखा है कि अपनी शादी के साथ बाद मेरी किस्मत में क्या लिखा था। अपनी शादी के यहाँ करके मेरे दिमाग में दूर दूर तक सेजल की ख्याल नहीं आया था, मगर जो सोचा नहीं था वह हो गया। इसी समय मेरी दुल्हन के रूप में कोई नहीं बल्कि सेजल है मेरे सामने, मेरी दुल्हन बनकर मैं बैठी है। जितना हैरान मैं उसे देखकर हुआ उतना ही वह मुझे देखकर हैरान हो गई। मैंने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया और यह सोचकर पागल हो गया कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली। मुझे तो चक्कर आने लगे और लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं मैडम से पैसे ले चुका था और अपने घर पर भेजा चुका था और उन्हीं पैसे से मेरी बहनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। अगर मैं मैडम से पैसे नहीं लिया होता तो मैं इसी समय वहाँ से भाग जाता। मेरी मजबूरी और मेरे लालच ने मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। मैंने एक किन्नर से शादी कर ली और अब किन्नर मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठी थी। मैंने गुस्से से आकर उसे अपने कमरे से निकाल दिया। वह कुछ नहीं बोली और खड़ी हो गई और अपनी पत्नी माँ के सामने चली गई। जैसे ही कमरे से बाहर गई मैंने उसी समय अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया और अपने कहने में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरी रात मेरे जागते हुए गुजरी और जैसे ही सुबह हुई तो औरत पहुँच दूर तक हैं, वह मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। जब मैं बाहर गया तो और मैंने सेजल को तैयार देखा तो वह वहीं से भी किन्नर नहीं लग रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। मैं बहुत उलझन रह गया था। फंक्शन खत्म होने के बाद रात को कमरे में बाहर निकल कर लॉन में आ गया था। मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? मैंने उससे बहुत गुस्से में कि मेरी शादी आपने बेटी से होगी, यानी एक लड़की से, लेकिन आप मुझे धोखा दिया हो और मेरी शादी एक किन्नर से करवा दी। आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। वह कहने लगी, तुम्हें किसी से गलत खबर दी है। मेरी बेटी किन्नर नहीं है बल्कि सच्चाई कुछ और ही है जो तुम नहीं जानते हो। मैंने गुस्से से कहा मैं कि मुझे कोई सच्चाई नहीं सुनी, बस आप मेरी जान छोड़ दें। इससे पहले मेरी सास मुझसे कुछ कहती सेजल कमरे से निकल कर आई और बोली, ठीक है, 2 महीने बाद तुम मुझे डिवोर्स देकर वापस हिंदुस्तान जा सकते हो और मेरी माँ ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए वह तुम्हें वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सेजल की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो 2 महीने बाद ही सही, मेरी जान तो छूट जाएगी। इन 2 महीनों के लिए उसकी शर्त यह थी कि दूसरे लोगों के सामने मुझे एक अच्छा पति बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि अभी हमारी शादी हुई थी और अब हमें रोज़ दावतों पर जाना पड़ रहा है। बहुत हैरान होता था और सोचता रहता था कि यह स्विट्ज़रलैंड में क्या हो गया। इन 2 महीनों के अंदर मैंने उसी पर नज़र रखी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी बात पता नहीं चली। दिन के समय मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही दूसरे कमरे में चला जाता और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती। ऐसे ही करते करते 2 महीने पूरे हो गए। डिवोर्स के पेपर तैयार कर लिया थे और मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम एक बार फिर से सोच लो, अभी भी समय है पूरी सच्चाई जानने हो तो, वरना ऐसा ना हो कि जब तुम्हें सच मालूम हो तो तुम्हारी पास पछताने के अलावा कोई चारा ना बचे और तुम हाथ मलते रह जाओ और अपने किए पर ज़िंदगी पर पछताओगे। रहो समझ गया। वह मुझे रोने के लिए ऐसे ही हथकड़े इस्तेमाल कर रही थी। वह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल और अपनी बेटी के साथ रहने चाहती थी, लेकिन मैं हिंदुस्तान वापस आने का फैसला कर चुका था और उसे डिवोर्स देकर वापस आ गया था। अब यहाँ आकर मुझे एक नई सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी थी। यहाँ मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, इसलिए मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। मेरे दिल में सपने थे वह ख़त्म हो गए। 3 साल की मेहनत करने के बाद एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो गया। इसी काम के सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के ऑफिस में मीटिंग करने मुझे अपने दोस्त की कंपनी में जाना पड़ा। तो वहाँ उस ऑफिस में सेजल को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गया और यह जानकर मैं दंग रह गया कि अब वह मेरे उसी दोस्त की पत्नी है जो कहता था तू
पटा ले, माला माल हो जाएगा। मैंने अपने दोस्त को सबसे सामने खींचकर कहा कि यह तुमने क्या किया? तुमने किसकी शादी कर ली है? मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसी दूसरी कमरे में ले गया और मुझसे कहने लगा कि यह ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे शादी की है? वह कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ और सब जानता हूँ। जो तुम नहीं जानते। वह कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, बल्कि मैं सेजल की पूरी सच्चाई जानता हूँ। सेजल एक किन्नर नहीं बल्कि एक और बहुत अच्छी लड़की है। वह पैदा हुई थी तो डॉक्टर को ऐसा लगा था कि वह किन्नर है, मगर 15 साल की वह उम्र के में कुछ बीमारी की होने रहते हुए उसका एक ऑपरेशन हुआ, तब वह लड़की बन गई। लेकिन उसके खानदान वालों को इस बात पर यकीन नहीं किया और सेजल के पड़ोसियों और खानदान वालों ने कहना शुरू कर दिया कि वह एक किन्नर है। लोगों की बातों से तंग आकर सेजल ने अपने माता पिता और स्विट्जरलैंड लेकर शिफ्ट हो गई। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सेजल ने किन्नरों के लिए बहुत कुछ करने का सोचा, क्योंकि उस पर सिर्फ किन्नर होने का इल्ज़ाम ही लगा था कि वह किन्नर नहीं थी। फिर भी लोगों ने अपने ख़ानदान वालों ने उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी थी। उसके अपने ही उसे ताना देते और सोचने लगे कि जो लोग सच में मुझे ऐसे यानी किन्नर हैं, उन लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए वह साल के कुछ महीने रहने के लिए आती और उसे एक सेंटर खोल दिया था। उसे काम कर की वजह से वह रिश्तेदारों का शक और ज़्यादा बढ़ गया था। लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। इसी बीच सेजल की मुलाकात तुमसे हुई। तुमने मुझे अच्छे लगने लगे और बहुत जल्दी ही तुमसे मोहब्बत करने लगी। लेकिन तुम भी लोगों की तरह निकले और अपने चाचा की बातों में आकर उसे छोड़कर भाग गए। तुम्हारे जाने के बाद सेजल बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। जब उसकी माँ को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम्हें स्विट्ज़रलैंड बुलवा लिया और तुम्हारे जाने का इंतज़ाम उन्होंने ही किया था। वह किसी भी हाल में बेटी का दिल से बसाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें मजबूर करने के लिए तुम्हें पैसे का लालच देकर तुम्हारी शादी उन्होंने सेजल से करवा दी। और वह सोच रही थी कि शादी की पूरी रात सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी और तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी कि सेजल एक किन्नर नहीं बल्कि एक लड़की है। लेकिन तुम हो कि पत्थर दिल निकले। तुम सेजल की बात सुनना गवाह नहीं किया और वही समझते रहे जो लोगों ने बताया था। अगर तुम एक बार भी उससे बात कर लेते तो तुम्हारी सच्चाई पता चल जाती। अगर तुम उसे डिवोर्स देकर वहाँ वापस आ गए, तुम्हारा जाने के बाद एक बार फिर वह बहुत ज़्यादा टूट गए और उसी समय मैंने उसे संवारा और इसकी सारी जानने के बाद मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और वह हमेशा के लिए हिंदुस्तान आ गई। बस सारी बातें मुझसे खुद सेजल ने अपने मुंह से बताई ताकि कल को उसे तुम्हारी तरह छोड़कर ना चला जाऊं। यह सब बातें सुनकर मैं तो ऐसा हो गया जैसे मेरे जिस्म में जान ना हो। यह मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। मेरा दोस्त 5 साल से विदेश में धक्के खा रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी और अब सेजल से शादी करने के बाद आज इसे बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा है। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि किसी किस्मत ने तेरा बार बार दरवाजे पर दस्तक दी, मगर तुमने लोगों की बात में आकर हर बात उसे दुलकार दिया। तुम बहुत बदकिस्मत हो। सेजल जैसी लड़की को तुमने छोड़ दिया। सारी बात पूरी होने के बाद मैं बहुत दुखी के साथ इस ऑफिस से बाहर निकल आया। इन सब बात में सारा कसूर मेरा ही था, सारी गलती मेरी, लेकिन ही अकेले की थी। काश मैं उस समय सेजल की बात सुन लेता। आज सेजल की मेरी पत्नी होती और उसे साथ बहुत गलत किया, इसलिए शायद भगवान ने मुझसे दूर करने के उसे एक अच्छे जीवन साथी दे दिया। अब मेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। काश सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना था, क्योंकि मेरे जैसा बेवकूफ़ की सज़ा यही होती है कि वह काश के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजार ले। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।